Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो एक क्या है कि अब एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि मैग्नीशियम को जलाना है, तो मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जलती है, जैसे लकड़ी जली तो क्या बनती है? राख। तो राख क्या है? एक चूर्ण होता है। तो कोई भी चीज़ जलने के बाद उसमें से राख ही मिलती है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब भी कोई धातु जलता है, मैग्नीशियम, जैसे मान लो मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमेशा ये मैग्नीशियम के पीछे एक ऑक्साइड लग जाएगा, जैसे ये दोनों जुड़ के MgO बन गया। तो यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन था वो क्या था? रासायनिक परिवर्तन था कि मैग्नीशियम को जलाना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना है। अब इसको हमने रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार लिख दिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह लिखते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये हमने भाग जो पहला है उसमें कर लिया है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और ये भाग तभी देखिए जब आपने पहला भाग देख लिया हो। तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमको पढ़नी है इस अध्याय में, जो हमारे सिलेबस में है, वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को योगशील, संयुग्म अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा विस्थापन, तीसरा द्विस्थापन, चौथा अपघटन। अपघटन में 3 की बात करेंगे: विद्युत के द्वारा अपघटन, ऊष्मा के द्वारा अपघटन और प्रकाश के द्वारा अपघटन। तो ऊष्मा के द्वारा जब अपघटन होगा तो उसको ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, और प्रकाश के द्वारा जब होगा तो प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। अपघटन को विघटन भी कहीं पे कहीं लिखा रहता है, तो वहाँ पे परेशान नहीं होना है, विघटन भी लिखा रहता है। ठीक है, या फिर वियोजन भी लिखा रहता है, वियोजन, क्योंकि संयोजन का उल्टा ही है वियोजन। ठीक है, तो अपघटन का मतलब कहीं कहीं विघटन, कहीं कहीं वियोजन भी लिखा रहता है। अगली अभिक्रिया जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है मंद और तीव्र अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया से, उसके बाद बाकी की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का नाम से ही समझ में आ रहा है कि संयोजन का क्या मतलब होता है? 2 चीज़ों का जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें जुड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन। तो यही अब अगर हम रसायन विज्ञान में देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। संयोजन के नाम से समझ में आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें जुड़ेगी और एक नई चीज़ बनेगी, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कोई भी लिख सकता है। अगर मैं किसी बच्चे को भी ये बोल दूं कि संयोजन क्या होता है बेटा, तो वो कहेगा कि 2 चीज़ों का या 2 से अधिक चीज़ों का जुड़ना। तो यही हमको लिखना होता है। पेपर का मकसद क्या होता है? बच्चे की नॉलेज चेक करना कि उसको कितना आता है। तो अगर बच्चा अपनी भाषा में लिखता है तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं और याद भी नहीं करना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यहीं पे सब याद होता चला जाए। कुछ भी उनको, अगर आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, उससे अगर याद रखने में अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो रिवीजन के तौर पे कॉपी में लिख सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जब संयोग करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि एक अभिकारक है A और दूसरा अभिकारक है B। मैंने पहले ही बता रखा है, जो तीर के निशान के बाईं तरफ होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक, और जो दाईं तरफ होते हैं वो होते हैं उत्पाद।
ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है पहले भाग में। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो अभिकारक जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनेगा। जैसे एक अभिकारक ए था, दूसरा अभिकारक बी, ये दोनों संयोग हो गए तो एक उत्पाद बन गया ए बी। तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ, ये दोनों जुड़ गए तो नए बंध का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में नए उत्पाद निर्माण के साथ साथ नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो कोयला है, कोयला क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन को हम क्या लिखते हैं? कोयला होता है कार्बन, और कार्बन को हम लिखते हैं सी। तो मैंने कहा कि बच्चों कोयले को जलाना है, तो कार्बन जो होता है वो ठोस होता है, तो ठोस को हम दिखाते हैं एस से, ये ठोस को हम दिखाते हैं एस से। जो गैस होती है उसको हम दिखाते हैं जी से, जी का मतलब गैस होता है। और द्रव को, जो द्रव पदार्थ होते हैं उसको हम दिखाते हैं एल से। तो यहाँ पे सी के नीचे एस इसीलिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि जो कोयला होता है ठोस अवस्था में होता है। अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें जुड़ रही है, C+O2, और बन क्या रहा है? CO2। तो किस तरह की अभिक्रिया है? दो चीज़ें जुड़ रही है और एक चीज़ बन रही है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखो, मैग्नीशियम है, उसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी किस तरह की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। मतलब जहाँ पे उत्पाद एक हो, पहचानने का तरीका, उत्पाद एक हो तो कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होगी तब एक उत्पाद मिला। तो जहाँ पे जुड़ाव हो रहा है और उत्पाद एक बन रहा है तो हम फटाक से कहेंगे कि ये किस तरह की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया? अगली बात करते हैं। दूसरी टाइप की अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को मैंने बताया कि वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अगर कहीं लिखा है, संयोजन का जस्ट उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपघटन का मतलब क्या होगा? जस्ट संयोजन का उल्टा, कि एक जो उत्पाद है वो नहीं, एक इधर वाले को अभिकारक बोलेंगे, तो एक अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपघटन। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे जुड़ के एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ पे एक अभिकारक टूट रहा है, तो टूटेगा तो वियोजन होगा या अपघटन होगा, और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये विभक्त कौन कौन से तरीकों से होता है? अगर ये ताप से विभक्त हुआ, ताप की वजह से टूटा, किसी चीज़ को गर्म किया तो वो टूट जाती है। जैसे पानी को गर्म किया तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, लकड़ी को गर्म किया या उसको जलाया तो वो राख में बदल जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर ताप की वजह से हो रहा है तो इसको बोलेंगे तापीय या फिर उष्मीय विघटन। ठीक है, ताप की वजह से हो रहा है या उष्मा की वजह से हो रहा है तो उष्मीय या तापीय। तापीय अगर लिखा रहे तो भी गलत नहीं है, तापीय अपघटन भी सही है। ठीक है, अगर विद्युत की वजह से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। और प्रकाश की वजह से हो रहा है तो प्रकाशीय अपघटन। तो हमें तीन तरह के अपघटन देखने हैं, एक तो विद्युत अपघटन, एक उष्मीय या तापीय अपघटन, और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया की, कि विद्युत के द्वारा अपघटन कैसे होता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखो कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर दो छड़ें लटकी हुई है। एक जो छड़ है उस पे ऋणात्मक आवेश है और दूसरी छड़ पे धनात्मक आवेश है, और ये विद्युत से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही विद्युत से जुड़ेंगे तो इन तार से जो है विद्युत धारा आएगी, और विद्युत धारा यहाँ पे एक विलयन भरा होता है, जो विलयन है NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है?
जो नमक होता है उसी को हम सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। तो इसको हम घोल देते हैं। अगर NaCl घुल जाता है तो ये जो इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेगी तो Na जो है प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और Na प्लस जो है वो जो ऋणात्मक आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड है या जो धातु है ऋणात्मक आवेश वाली, उस पर प्लस वाला जाके उसके ऊपर चिपकने लगता है। तो प्लस वाला तो इसके पास जाता है और जो माइनस वाला है Cl वाला वो धनात्मक आवेश वाली छड़ के पास जाता है। मैं यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ कि N है तो है प्लस, ठीक है, और Cl है माइनस। तो जो ऋणात्मक वाला किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्लस वाले की तरफ, तो प्लस वाले के ऊपर जाएगा, वो धनात्मक वाला जो ऋणात्मक वाली प्लेट है उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो इस तरह से जो NaCl था वो दो भागों में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो ये दोनों रोड है इनके ऊपर जो Na वाला है वो तो सोडियम बना लेता है और जो Cl वाला है वो Cl2 गैस बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने NaCl को दो भागों में तोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? विद्युत के द्वारा अपघटन हुआ, इसलिए इसको विद्युत अपघटन प्रोसेस कहा या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों का अपघटन होता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला देखते हैं ऊष्मीय अपघटन, जिसमें ऊष्मा का हम प्रयोग करेंगे अपघटन के लिए। तो एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने यहाँ पे CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जहाँ पे CO3 आता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। जहाँ पे CO2 आता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, और Ca क्या होता है? कैल्शियम। तो CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको समझा करो कि इसको कैसे बोलेंगे। जैसे ये CaO है तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम, और O क्या होता है? ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और S और G क्या इसकी अवस्था बताता है? S का मतलब ये ठोस है, ये भी ठोस है, और G का मतलब क्या है? गैस है। तो हम क्या समझ रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और उसको नीचे से गर्म किया, यहाँ पे बर्नर लगा दिया। बर्नर से जैसे ही आग निकलेगी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये अपघटन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा, इसलिए इसको हम विद्युत अपघटन नाम देते हैं। कि किसी यौगिक को ऊष्मा अथवा ताप देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब भी प्रश्न आता है, मान लो अपघटन पूछा या विद्युत अपघटन पूछा, तो हम हर एक के लिए कम से कम एक उदाहरण याद रखना, एक उदाहरण लिखना जरूरी है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर इसको और एक नंबर का आता है तो बस अभिक्रिया लिख के और इसकी परिभाषा लिख के छोड़ देना है। अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो नीचे ये भी लिखना कि CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं CaCO3 को? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये विद्युत द्वारा हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहा। ऐसे पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपनी भाषा में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमने समझ लिया ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो ये मिल गया, तो समझ लिया, तो हम लिख सकते हैं। अगला है प्रकाशीय अपघटन या विघटन। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है? कि जहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपघटन की क्रिया होती है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको देखो, सिल्वर ब्रोमाइड, Ag क्या होता है? जो चांदी होती है, ये होती है सिल्वर या फिर चांदी, जो हमारे घर में माताएं वगैरह है वो पहनती है। और Br है ब्रोमीन। तो AgBr क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी को अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड या फिर चांदी ब्रोमाइड। तो अगर इसको प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर, और यहाँ पे क्या है? Cl2 को हटा के Br2 करो, ये मिस प्रिंट है। यहाँ पे ये जो Cl2 है इसको हटा के Br2 करो,
ठीक है, क्योंकि AgBr है तो Ag और Br में टूटेगा। तो ये अपघटन जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो फोटोग्राफी है, जो फ़ोटो खींचते थे पुराने फोटोग्राफ, उनमें रील होती थी, इस तरह की रील आती है और ये रील धुलने के लिए जाती है। और जब धुलने के लिए जाती है तो उनको जो AgBr वाला द्रव पदार्थ AgBr जो होता है उसकी उपस्थिति में ही पुराने टाइम पे फ़ोटो बनते थे। AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसी का प्रयोग होता था फोटोग्राफिक फिल्मों में। जो पुरानी फोटोग्राफ, ये फिल्म इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। तो इसको अगर हम देखते थे तो इसमें छोटे छोटे से फ़ोटो दिखते थे, वो किसकी वजह से होता है? AgBr की वजह से ही हमको दिखते थे। ठीक है, तो ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। तो प्रश्न भी ऐसे भी आता है कि AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफिक फिल्मों में इसका प्रयोग होता था। आजकल तो नई चीज़ें आ गई, मेमोरी कार्ड वगैरह सब बदल गया है। अब तीसरे अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हमने दो देख ली, संयोजन देख ली, अपघटन देख ली, अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो क्लास में 2 सीट है, ये 2 सीट है। अब यहाँ पे एक बच्चा रोज़ क्लास में आके बैठता है, ठीक है। अब क्या हुआ, और यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठता है। तो अगले दिन क्या हुआ कि ये बच्चा ज़्यादा ताकतवर है, ये जो पहला बच्चा है A वाला, ये ज़्यादा ताकतवर है। तो इसने जो B वाला बच्चा है जो कमज़ोर है उसको अपनी जगह से हटा दिया कि भाई मैं यहाँ बैठूँगा, तू मेरी जगह पे जाके बैठ, या फिर तू इस क्लास से निकल जा। तो इसने उसको उसकी जगह से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। किसने? जो ज़्यादा ताकतवर है उसने। तो इसी तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कि एक अभिकारक जो होता है वो दूसरे अभिकारक को किसी भी रासायनिक समूह में विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये AB है और ये C है। तो अगर C ज़्यादा ताकतवर हुआ B से तो उसने B को हटा दिया, C ने B को हटा दिया और C आके लग गया A से और B बाहर निकल गया। तो इस तरह की अभिक्रिया अगर कहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा कि जैसे मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जिंक है इसने Cu को हटा दिया। तो Cu को हटाने के बाद ये यहाँ जिंक आ जाएगा Cu की जगह, तो Cu की जगह जिंक आ गया और Cu निकल गया बाहर। Cu कहाँ निकल गया? बाहर। तो इस जिंक ने Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये तो अभिक्रिया अगर हमको लिखी रहे तो हम बता सकते हैं कि विस्थापन है या नहीं है, क्योंकि हम देख लेंगे किसने किसको हटाया है, किसने अपनी जगह बदली है। पर अगर इस पे अगर हम इसको अच्छे से समझें तो जो CuSO4 है इसका जो रंग होता है वो होता है नीला। इसका जो रंग होता है ये होता है नीला। इसका रंग क्या होता है? नीला। तो अब इस CuSO4 को हमने एक बीकर में लिया और उस बीकर में जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक जो धातु है इसके टुकड़े डाल दिए और इसको थोड़ी देर हिलाया तो इसका जो रंग है वो क्या हो गया? रंगहीन हो गया। नीला था पहले तो था नीला, फिर बाद में नीला ख़त्म हो गया और नीला ख़त्म होने के बाद रंगहीन हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्या हुआ होगा कि जो जिंक है उसने कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर का गुण हटते ही जिंक कॉपर को हटा के SO4 के साथ जुड़ गया और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया। SO4 क्या होता है? सल्फेट, ठीक है। तो इसके साथ जिंक लग गया आगे, तो जिंक सल्फेट। तो इस तरह से हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि जो उसका नीला रंग है वो जिंक की वजह से गायब हो गया, क्योंकि जब तक जिंक नहीं डाला था तब तक उसका रंग नीला था। जैसे उसमें जिंक डाला तो उसने कॉपर को हटा के जिंक वहाँ पे जुड़ गया और उसका रंग नीला से रंगहीन हो गया। तो ये अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि ये तो हमें पता चल गया कि विस्थापन अभिक्रिया में एक जो शक्तिशाली होता है
वो जो कमज़ोर वाला होता है उसको हटा देता है। और उस शक्ति को इसमें रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सक्रियता। किसी भी अभिक्रिया में सक्रिय होने की क्षमता या अभिक्रियाशीलता। अब किसकी अभिक्रियाशीलता या किसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये सक्रियता श्रेणी दे रखी है, इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मतलब ऊपर वाला जो है, जैसे मान लो ए ऊपर है, बी फिर उसके नीचे, फिर सी उसके नीचे, तो ए वाला दोनों नीचे वाले को हटा सकता है किसी भी अभिक्रिया में, बी वाला नीचे सी वाले को हटा सकता है, तो अपने से नीचे वाले को ये किसी भी अभिक्रिया में हटा सकते हैं। तो ये अभिक्रिया श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, जो हमको याद रखनी है। ठीक है, इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे का, ना, का, मग, जन, फे, फब, इस तरह से आप हिंदी में अक्षर बना के एक राग बना सकते हो, एक कविता बना सकते हो, उसकी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, आजकल बहुत सारे तरीके उपलब्ध है। तो का, ना, का, मज, जिंक, तो ये सब क्या है, सब धातुएं हैं। ये तो है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम याद कर सकते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी सबसे ऊपर वाली, और नीचे वाली न्यूनतम क्रियाशील होगी। अब न्यूनतम क्रियाशील धातु में देखो दो धातुएं जो हमें जानी पहचानी है, एक तो है Ag और एक है Au। ये Au होता है सोना, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, और Ag है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सिल्वर यानी क्या होता है, चांदी। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड जो है सबसे कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनके जो महिलाओं के जो आभूषण होते हैं इन्हीं के बनते हैं, क्योंकि ये वातावरण से क्रिया नहीं करते, तो इनमें चमक हमेशा बनी रहती है। चांदी और जो सोना होते हैं उसकी चमक हमेशा इसलिए बनी रहती है क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन या उससे बहुत ही कम क्रिया करते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम है, न्यूनतम है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, चौथी अभिक्रिया की, द्विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया हमने समझी, विस्थापन में क्या हो रहा था, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर दे रहा था। पर इस अभिक्रिया में क्या होगा कि 2 बार विस्थापन होगा। 2 बार विस्थापन मतलब इसको ऐसे समझो कि जो C है, C वाला जो ताकतवर है उसने B को हटा दिया। अब B को हटाने के बाद B C की जगह आ जाएगा और C B की जगह चल जाएगा। तो इसको 2 बार विस्थापन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं द्विस्थापन। A के साथ C आके जुड़ गया और B जुड़ गया D के साथ आके। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक के परमाणु अथवा समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इस तरह की अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण से समझो कि AgNO3 और KCl है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और KCl पोटेशियम क्लोराइड। K क्या होता है, पोटेशियम, Ag होता है सिल्वर, NO3 जो होता है वो नाइट्रेट और Cl होता है क्लोरीन या क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो कि जो Cl है वो NO3 को हटा देगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत सारा लिख दिया मैंने, इसको एक सेकेंड। अब देखो जो Cl है वो NO3 को हटा देगा और NO3 Cl की जगह आ जाएगा, तो AgCl बन गया और KNO3 बन गया। तो यहाँ पे 2 बार विस्थापन हुआ, आपस में एक दूसरे को हटा है, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ जाता है तो इसको हम बिना इसको परिभाषा को याद किए लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे पहली अभिक्रिया है, फर्स्ट अभिक्रिया को देखो, पहली अभिक्रिया को देखो, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसमें देखो SO4 ने Cl2 को हटा दिया। ठीक है, Cl2 को हटा दिया और Cl2 SO4 की जगह आके जुड़ गया। तो Cl2 की जब SO4 आएगा तो BaSO4 बनेगा और SO4 की जगह Cl आएगा तो NaCl बनेगा। तो
तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे कितनी बार विस्थापन हुआ? 2 बार, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया है। अगला देखो, NaCl 2 भागों में टूट गया, Na और Cl। तो टूटने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? अपघटन अभिक्रिया। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तीसरी अभिक्रिया देखो कि जिंक जो है, तीसरी अभिक्रिया में जो जिंक है उसने क्या किया, यहाँ से H2 को हटा दिया, और H2 को हटाने के बाद यहाँ पे खुद जुड़ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया, और H2 जो गैस है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि जिंक ने H2 को विस्थापित कर दिया। अगला देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया हुई। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों जुड़ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। जब कैल्शियम और जल दोनों जुड़े तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो दो चीज़ जुड़ रही है, तो इस तरह की अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये यहाँ पे चारों तरह की जो अभिक्रिया अब तक हमने पढ़ी वो समझ में एक बार में आ गई कि जो चीज़ जुड़ती है तो संयोजन, टूटती है तो अपघटन, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो दो विस्थापन, एक बार विस्थापन होता है तो विस्थापन। पांचवी प्रकार की जो अभिक्रिया हमको समझनी है वो है मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद और तीव्र अभिक्रिया के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो जल्दी से हो जाए वो तो होती है तीव्र, और जो धीरे धीरे हो, काफ़ी समय लग जाए, कुछ साल लग जाए, कुछ महीने लग जाए, कुछ घंटे लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम मंद अभिक्रिया, बहुत धीरे हो रही है। तो मंद अभिक्रिया का क्या मतलब है? ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटे, दिन, कई साल तक समय लग जाता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा कहीं पड़ा रहता है, लोहे को हम बोलते हैं Fe, आयरन। ये आयरन का जो है रासायनिक सिंबल है, इसको Fe लिखते हैं। तो आयरन अगर वायुमंडल में पड़ा रहता है, मान लो आयरन पड़ा हुआ है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है और नमी भी होती है। नमी क्या में पानी होता है, तो ये ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है। आपने देखा होगा जो लोहा होता है उसके ऊपर भूरे कलर की परत चढ़ी होती है, वो पड़ा रहता है तो ब्राउन ब्राउन सी या भूरे भूरे कलर की। तो वो किसकी वजह से आता है? जो वायुमंडल में उपस्थित जल के कण हैं और जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके। तो Fe2O3 और H2O अपने ऊपर बना लेता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है इसमें। और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न हो, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया केवल 10⁻⁻10 सेकेंड, 10⁻⁻10 सेकेंड, कितनी जल्दी है ये। अपन पलक नहीं चिपकाएंगे उसके पहले ही अभिक्रिया हो जाएगी। तो NaCl और HCl दोनों प्रबल है, दोनों की अभिक्रिया कराई तो NaCl और H2O का निर्माण हो गया। ये किस तरह की अभिक्रिया है पहले ये बताओ। अगर आपने मेरे पुराने जो रासायनिक अभिक्रिया वाला 5वां पार्ट मेरे से पढ़ा है तो ये बताओ ये किस तरह की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मैंने पढ़ाया था। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो NaCl लवण है, साधारण नमक जो है घर में हम खाते हैं वो NaCl है, वो लवण है, और H2O क्या है? जल है। तो लवण और जल बन रहा है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमें वो नहीं समझना, हमें ये समझना है कि तीव्र गति की अभिक्रिया क्या होती है, कि जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है। और ये उसका है उदाहरण कि प्रबल अम्ल NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों ये अभिक्रिया थी, 5 तरह की अभिक्रिया हमने देखी। अगले भाग में हम इस पार्ट का आगे का अध्ययन करेंगे